बच्चों आज हम रोलिंग मोशन के कुछ जबरदस्त शॉर्टकट सीखने वाले हैं। मैंने ये अपने काफी लंबे लगभग 15 साल के टीचिंग करियर में एक चीज देखी है कि रोलिंग मोशन का जो डर है वो शुरुआत से लेकर के आखिरी तक रहता है। 11th की स्टार्टिंग में आपको बोल दिया जाता है रोलिंग मोशन एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर, रोटेशन एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है, और वो जब आप 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम्स में बैठते हैं, अपीयर होते हैं, तब भी आपके मन में वो खौफ बरकरार रहता है। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि अब मैं रोटेशनल मोशन की कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स की वीडियो बना के आपको देने वाला हूं और आपको रोटेशनल मोशन का आपके मन से डर मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं सुपर शॉर्टकट्स ऑफ रोलिंग मोशन, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और मैं आपको इसमें बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स बताऊंगा जिससे ऑलमोस्ट नीट और जेईई मेन लेवल का हर क्वेश्चन रोलिंग मोशन का आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए रोलिंग मोशन कोई नई चीज नहीं है। जैसे कि ट्रांसलेशन, जब आप प्योर ट्रांसलेशन पढ़ते थे तो उसमें क्या होता था, बॉडी सीधा मूव करती थी। एक चीज होती थी प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन में क्या होता था, बॉडी घूमती थी, सिर्फ घूमती थी अपनी एक जगह पर, एक एक्सिस पे माउंटेड होती थी और वो बच्चों घूमती थी। राइट। रोलिंग क्या है, रोलिंग है रोटेशन और ट्रांसलेशन का कॉम्बिनेशन। एक चलती हुई गाड़ी का घूमता हुआ पहिया रोलिंग मोशन है बच्चों। ओके, तो देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है। मान लेते हैं परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो एक स्मूथ सरफेस पे यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग नहीं हो सकती क्योंकि किसी भी चीज को घुमाने के लिए एक टॉर्क चाहिए और वो टॉर्क फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। हाउएवर अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं इस बॉडी पे, गोल बॉडी पे अगर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वो फोर्स ही टॉर्क प्रोवाइड करने में केपेबल हो तो प्योर रोलिंग, तो रोलिंग हो सकती है। उसे हम एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग कहते हैं। ठीक है, चलिए पहले हम समझते हैं कि प्योर ट्रांसलेशन का क्या मतलब है। कोई भी बॉडी अगर सिर्फ सीधा जा रही है और वो घूम नहीं रही तो उसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो ही उसके हर पॉइंट की वेलोसिटी होगी। हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगी। ठीक है, अब अगर एक बॉडी को आपने एक नेल पे माउंट कर दिया, एक कील पे माउंट कर दिया और उसको घुमाया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो हर पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी v इक्वल्स टू आर ओमेगा होती है। ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट, इसकी वेलोसिटी आर ओमेगा अगेन अलोंग द टेंजेंट, इसकी वेलोसिटी फिर से आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट और इसकी वेलोसिटी अगेन आर ओमेगा अलोंग द टेंजेंट। देखिए ट्रांसलेशन और रोटेशन अब साथ में होता है तो इसे हम रोलिंग कहते हैं। अब रोलिंग बॉडी के पास दोनों चीजें होंगी, एक वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी होगा और एक घूमने वाली एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। ठीक है, अब होगा ये कि यहां पर दोनों वेलोसिटी साथ में बनाएंगे। VCM रेदर रेड कलर से ही बनाते हैं, सेम कलर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एवरी पॉइंट हैज अ वेलोसिटी ड्यू टू ट्रांसलेशन VCM एंड VCM इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन बच्चों, है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब आर ओमेगा भी तो है, तो वो भी बना दीजिए आर ओमेगा और आर ओमेगा। देखिए हम ना सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P में। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा और बारीकी से देखें चीजों को तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमने थोड़ा सा गैप बना दिया, ऑल्दो ये बॉडी ग्राउंड पे ही है। ठीक है, वो मैं जस्ट गैप बना करके ये बताना चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये P इस बॉडी पे लाई करता है और S जो है वो सरफेस पे लाई करता है, ऑल्दो दे आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, वो दोनों जो है वो कांटेक्ट में है। अब अगर आपको नहीं लगता है कि वो कांटेक्ट में है
तो चलिए इन्हें फिर से कांटेक्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है जी, ओके, पहुंच गए कांटेक्ट में। चलिए अब देखिए जो P पॉइंट है, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको POC बोल दीजिए, उसकी P पॉइंट की वेलोसिटी जो रोलिंग बॉडी का बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी VCM आगे है और R ओमेगा पीछे है, तो नेट वेलोसिटी हो गई VCM माइनस R ओमेगा। देखिए अब यहां पर तीन कहानी बनती है। क्या कहानी बनती है? केस 1 कि VCM ज्यादा है R ओमेगा से, बॉडी ज्यादा तेज जा रही है आगे बट उस हिसाब से घूम नहीं रही। जैसे कि आप साइकिल चला रहे थे, स्कूटी चला रहे थे बढ़िया तरीके से, अचानक से एकदम से एक स्लिपरी सरफेस आ जाता है, आप घिसटते हुए चले जाते हैं, तो सेंटर ऑफ मास तो बहुत आगे मूव कर गया बट उतना घूमा नहीं टायर। VCM R ओमेगा से ज्यादा है, इस चीज को बोला जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। इसको बोला जाता है बच्चों फॉरवर्ड स्लिपिंग। देखिए थोड़े से बेसिक्स जरूर क्लियर करा रहा हूं, उसके बाद आपको ईमानदारी से कम रोलिंग मोशन के 10 डिफरेंट क्वेश्चन के शॉर्टकट्स दूंगा। एक सिंगल शॉर्टकट, एक सिंगल कॉन्सेप्ट से 10 डिफरेंट वैरायटी, इवन 10 डिफरेंट नहीं, सारे के सारे रोलिंग मोशन के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा सा बेसिक्स क्लियर करना अच्छी बात होती है। सिर्फ शॉर्टकट लिखूंगा तो आप कहेंगे सर आपने बेसिक्स नहीं बताए, शॉर्टकट याद करेंगे क्या? ठीक है, तो VCM अगर R ओमेगा से कम है, घूम ज्यादा रही है, आगे नहीं जा रही, जैसे कि गाड़ी का टायर कीचड़ में फंस गया हो। ठीक है, यह होता है बच्चों बैकवर्ड स्लिपिंग। बैकवर्ड स्लिपिंग, कीचड़ में फंसा हुआ गाड़ी का टायर। केस 3 जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, VCM और R ओमेगा अगर बराबर हो जाए तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर इसे हम बोलेंगे प्योर रोलिंग। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो जैसे ही ये पॉइंट ग्राउंड को टच करेगा वैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो ऐसे केस में रिलेटिव मोशन नहीं होगा नीचे वाले पॉइंट और ग्राउंड के बीच में, तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा, वियर और टियर नहीं होगा टायर का, गाड़ी का टायर घिसेगा नहीं। ठीक है, एक बात और याद रखिए कि अगर यही रोलिंग ग्राउंड पे ना हो करके किसी और सरफेस पे होती है, जैसे कि कुछ इस प्रकार से, कि जैसे कि एक ट्रक है और ये ट्रक आगे जा रहा है, राइट, ओके, और यहां पर प्योर रोलिंग होती है, तो ये याद रखिए कि ऐसे केस में फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी VCM इज इक्वल टू R ओमेगा। ऐसे केस में रोलिंग की कंडीशन नहीं होगी, प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं होगी। ऐसे केस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी ऑफ सरफेस यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रक के बराबर होगी, वो कंडीशन होगी प्योर रोलिंग की। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ आ गया है कि VCM और R ओमेगा बराबर होने पे प्योर रोलिंग होती है। ठीक है, चलिए, सेम कंडीशंस एक्सेलरेशंस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, ओमेगा को हम R अल्फा लिख देते हैं और VCM को हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिख देते हैं। ठीक है, तो ओमेगा विल बिकम अल्फा एंड ऑब्वियसली V विल बिकम A। ठीक है बच्चों, तो देखिए अगर यही बात एक्सेलरेशन की जाए तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ACM, प्योर ट्रांसलेशन में बॉडी का हर एक पॉइंट सेम एक्सेलरेशन से जा रहा होता है और वो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां क्या हो रहा है देखिए, R अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, R अल्फा कंबाइंड मोशन करिए, रोटेशन और ट्रांसलेशन साथ में करिए, तो R अल्फा ऑब्वियसली ओमेगा शुड डाई, R अल्फा अगेन। ठीक है, और वैसे ही ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, फिर से देखिए आप प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होगी। अगर ग्राउंड पे हो रही है प्योर रोलिंग, एक ऐसे सरफेस पे हो रही है जो कि रेस्ट पे है, तो प्योर रोलिंग की कंडीशन होती है ACM R अल्फा के सर्टेनली बराबर होगा। राइट बच्चों, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एक रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए, सो अब आप समझिए, और इस कॉन्सेप्ट के बाद से मैं एज प्रॉमिस्ड बाय मी
सुपर शॉर्टकट शुरुआत करूंगा बताने, ठीक है। ECM था ये। देखिए, अगर प्योर ट्रांसलेशन की बात होती है, एक बॉडी सिर्फ और सिर्फ आगे ही जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आगे जा रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। अब अगर एक बॉडी प्योर रोटेशन में है, सिर्फ घूम रही है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होने वाली है बच्चों हाफ I ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अभी चीजों को सिंपल रखने के लिए हम यही मान के चलेंगे कि जो प्योर रोलिंग हो रही है वो ग्राउंड पे हो रही है, किसी मूविंग सरफेस पे नहीं हो रही है। मूविंग सरफेस वाले क्वेश्चन विल डिस्कस लेटर ऑन, ठीक है। अब देखिए, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी की बात अगर की जाती है, ठीक है, तो आपको पता है कि उसके पास दोनों चीजें हैं। उसका सेंटर ऑफ मास आगे में मूव कर रहा है, इट हैज सम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके। अब देखिए, आपको कुछ और बातें पता हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्योर रोलिंग के लिए तो VCM R ओमेगा के बराबर होता है। अब हाँ, ठीक है, अगर ट्रक पे प्योर रोलिंग होगी तो VCM R ओमेगा प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं है, बट मैं फिलहाल ग्राउंड पे ही प्योर रोलिंग करा रहा हूं। अरे जब तक ग्राउंड पे नहीं आएगी तब तक ट्रक पे कैसे जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए क्विकली कॉपी कर लीजिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमने देखा कि प्योर ट्रांसलेशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, प्योर रोटेशन की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, और अगर एक बॉडी दोनों मोशन साथ में परफॉर्म करती है, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ये होगी। तो अब आप ध्यान देंगे यहां पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग बॉडी, ठीक है, वो है हाफ mv स्क्वायर VCM, ठीक है, VCM स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, या V लिख सकते हैं आप इसे, हाफ I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई एम नॉट राइटिंग VCM, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि वो सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी होगी, और ओमेगा V अपॉन R होगा बच्चों, ओके, राइट। तो अब हाफ mv स्क्वायर प्लस, लेट अस टेक हाफ mv स्क्वायर कॉमन, यहां बचा 1, यहां बचा I बाय mr स्क्वायर। देखिए बच्चों, मेरी भाषा में ये 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। रोलिंग मोशन के अब सारे क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। आप इस 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर को एक नया नाम दीजिए, बीटा। रोलिंग नंबर 1 plus I by mr square of a body is a new constant that is called a rolling number, a new term, okay? तो किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अब से, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अब से क्या होगी, हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर। आप अगर करेंगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व कर देंगे, बट एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होगी बीटा टाइम्स हाफ mv स्क्वायर, ओके। हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, किसी भी रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बीटा टाइम्स हाफ mv स्क्वायर होगी, राइट। नाउ अब बीटा क्या कलेश है, आपको पता है कि रिंग और हॉलो सिलेंडर दोनों भाई हैं, ठीक है, क्योंकि इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है अगर इनका मास और रेडियस सेम ली जाए। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर भी भाई हैं, डिस्क एंड सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, और हॉलो स्फेयर, गोल गोल चीजें तो यही है ना बस, और सॉलिड स्फेयर। अब कोई क्यूबॉइड थोड़ा ना रोल करता हुआ नीचे आएगा बच्चों, सॉलिड स्फेयर, ठीक है। चलिए, हमें इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी पता है, बट अब इन सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, हमें इन सबका बीटा निकालना है, हमें इन सबका बीटा निकालना है। चलिए, तो ओके, बीटा है 1 प्लस I बाय mr स्क्वायर, ठीक है। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी mr स्क्वायर होता है, पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 2। डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय mr स्क्वायर, बच्चों यहां से बीटा आ जाएगा 3/2। सिमिलरली फॉर हॉलो स्फेयर इट इज 1 प्लस 2/3 mr स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2/3, जो कि 5/3 आ रहा है, और यहां से आएगा ये 1 प्लस 2/5
यानी 7/5। बस बीटा की वैल्यू याद रख लीजिए। रिंग का बीटा 2, डिस्क का 3/2, 5/3 7/5, 5/3 7/5, ये 3-4 वैल्यूज। और अब आप देखिए इन वैल्यूज का कमाल। चलिए, आपको जरूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार के सवाल मिलेंगे। चलिए, पहला अब बीटा का फर्स्ट शॉर्टकट देखिए क्या है। फर्स्ट शॉर्टकट आपको यह बोला जाएगा, अ सॉलिड स्फेयर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी ट्रांसलेशनल एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी रोटेशनल। ओके, तो देखिए पहला शॉर्टकट, फ्रैक्शन ऑफ, इतनी मेहनत क्यों करूं, देखिए फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज ट्रांसलेशनल एंड फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल। तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? काइनेटिक एनर्जी जितनी ट्रांसलेशनल है अपॉन पूरी काइनेटिक एनर्जी रोलिंग बॉडी की कितनी है, इसी को तो बोलोगे आप फ्रैक्शन। हाँ, तो ट्रांसलेशन की कितनी है? हाफ mv²। और रोलिंग बॉडी की कितनी? अरे भैया हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं, बीटा हाफ mv² लिखिए, अब से कहानी खत्म हो जाएगी। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो ये पार्ट को मैं अब गायब कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ये आया बच्चों v1/बीटा। ओके, चलिए, अगर आपसे बोला जाए बताइए कितना फ्रैक्शन रोटेशनल होगा, काइनेटिक एनर्जी का कितना परसेंटेज रोटेशनल होगा, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाली है ना, रोटेशन वाली अपॉन टोटल। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है बच्चों बिकॉज मैं आपको चीजें एलैबोरेट करके बता रहा हूं। अगर आपको सिर्फ 10 शॉर्टकट लिखता तो वो 10 सेकंड में या 1 मिनट में हो जाते, बट उतना भी अच्छी बात नहीं है कि सिर्फ शॉर्टकट लिख दिया, राइट। यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। देखिए, रोलिंग बॉडी की काइनेटिक एनर्जी होती है बीटा हाफ mv²। हाँ, ये बात तो अब हम सब जानते हैं। चलिए, अब रोटेशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कितनी है? भैया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर नहीं लिखूंगा मैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर को हमेशा अवॉइड करना चाहता हूं मैं, क्योंकि वो मेरे स्टेप्स को लेंदी करने वाला है। टोटल में से ट्रांसलेशनल माइनस करिए, तो बीटा हाफ mv² माइनस हाफ mv² है ना, ये आ गया। तो ये आ गया आपका बीटा माइनस 1/बीटा। इतनी मेहनत करी मैंने, ये क्या कर रहा था मैं, क्या जरूरत थी इतनी भी करने की। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज रोटेशनल विल बी, अरे ट्रांसलेशनल का फ्रैक्शन 1/बीटा है ना, टोटल तो 1 ही होगा, तो 1 में से ट्रांसलेशनल माइनस कर दो, आ गई रोटेशनल। इसकी भी क्या जरूरत है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने कुछ शॉर्टकट सीखे हैं। क्या सीखा हमने कि अगर कोई भी बॉडी प्योर रोल करती है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसकी ट्रांसलेशनल, उसका फ्रैक्शन होता है 1/बीटा, यानी टोटल का 1/बीटा पार्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और टोटल का 1 में से 1/बीटा माइनस करेंगे तो ये पार्ट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इस पे सवाल क्या आ सकता है और इसमें देखिए हमारा टाइम भी कैसे बच सकता है।